हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मनीषाज़ इंग्लिश एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि कल हमने कमिटमेंट किया था कि हम लोग डेली मिलेंगे व्यापम के पेपर सॉल्व करने के लिए, तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। आप देख सकते हैं ये व्यापम की वेबसाइट से ही मैंने लिया है, मेरे लेटर हेड पे नहीं है, बट हाउ डज़ इट मैटर। ये व्यापम की वेबसाइट से ही प्रीवियस ईयर पेपर है। ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का मॉर्निंग शिफ्ट का हम लोगों ने 28 अप्रैल का पेपर सॉल्व कल किया था। आज हम देखने वाले हैं जो आफ्टरनून शिफ्ट का पेपर है, राइट। ये आप वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, मैंने वहीं से लिया है। तो हम सीधे आ जाते हैं इंग्लिश हमारा सेक्शन पर और सीधे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये रहा इंग्लिश सेक्शन आ गया है। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आई शैल बी हैप्पी डैश माई ब्रदर गोज़ विथ मी। ऊपर हमको दिया हुआ है, क्या है, कंजंक्शन लिखा हुआ है, राइट। तो आई शैल बी हैप्पी मतलब मैं खुश होऊंगा, ठीक है। कब खुश होऊंगा? तब खुश होऊंगा जब मेरा भाई मेरे साथ होगा। जैसे हम लोग हमारे जीवन में भी कंडीशंस बनाते हैं, मैं खुश होऊंगा कब? जब मुझे फलाना पोस्ट मिलेगी, फलाना जॉब मिलेगी, मैं MPSI बन जाऊंगा, मैं पटवारी बन जाऊंगा। तो आई शैल बी हैप्पी मतलब मैं खुश होऊंगा। कब खुश होऊंगा? जब मेरा भाई मेरे साथ जाएगा। तो जब के लिए हमारे पास यहाँ पर जो शब्द है वो क्या है? व्हेन है, राइट। और सिंस के यहाँ पर दो प्रयोग हैं जो कि यहाँ पर बिल्कुल लगते हुए दिखते नहीं हैं। एक सिंस हम पढ़ते हैं टेंस में, वो होता है सिंस 1972, सिंस फलाना। तो ये हो गया एक टेंस में आप उसका जो उपयोग पढ़ते हैं। दूसरा सिंस का होता है सिंस यू हैव नॉट परफॉर्म्ड वेल, मतलब चूंकि आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है तो फलाना दूसरी एक्शन कुछ और होती है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ लागू होता हुआ नहीं दिख रहा है, राइट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, आपके फर्स्ट का आंसर हो जाएगा व्हेन, जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है। चलिए, सेकेंड क्वेश्चन है आपका, डिटर्मिनर बताना है, राइट। अब देखते हैं, डिटर्मिनर बोल लीजिए, ऑप्शंस देख लीजिए, एडजेक्टिव बोल लीजिए। अच्छा, डिटर्मिनर और एडजेक्टिव बोला है तो सीधे ही मैं क्वेश्चन पढ़ने के पहले ही हिम तो हटा दूंगा। क्यों हिम हटा दूंगा? क्योंकि हिम एक प्रोनाउन है, तो हिम तो आने से रहा। चलिए, हैव यू सीन रेफल्स पेंटिंग? आई हैवंट सीन डैश, ठीक है। अब यहाँ पर बैक अगेन मैं आपको बार बार बोलती जा रही हूँ, आपके ये चीज़ें रिपीट होती हैं पेपर में। जब कभी भी नेगेटिव आता है वाक्य में, आई हैवंट, हैवंट मतलब क्या? हैवंट मतलब हैव नॉट, मतलब वाक्य में क्या आ गया? वाक्य में नेगेशन आ गया, नो, नॉट, नेवर। जब इस प्रकार का कोई शब्द आता है तो हम कौन सा एडजेक्टिव लगाते हैं? ऐसी परिस्थिति में हम लोग लगाते हैं एनी। चलिए, व्हेन नेक्स्ट है हमारे मॉडल, हमको इंसर्ट करना है मे, माइट, कैन, कुड। तो अब देख लेते हैं। कल मैंने आपको बताया था एंड, और, कॉमा, ये कैसे कंजंक्शन है? ऐसे कंजंक्शन है जिनके पहले और बाद में सेम बात आती है। तो आई प्रॉमिस, कॉमा, आई डैश ट्राई टू डू बेटर नेक्स्ट टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉमिस्ड लिखा है क्या? नहीं लिखा है, तो पास्ट का जो मॉडल है कुड, वो तो आपका एलिमिनेट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर क्या है देखिए, आप लोग लिखते जाइए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। आप कॉपी पेन में ऐसा लिख लीजिए उठाकर। नॉर्मल सेंटेंस में आता है शल, विल, ठीक है। वहीं आप दूसरा कॉलम बना लीजिए, जब किसी प्रकार की डिटर्मिनेशन होती है, मैं करके ही रहूँगा, ठीक है, अब बताता हूँ मैं तुझे। तो इस प्रकार का कोई अगर डिटर्मिनेशन या ऐसा कोई थ्रेटनिंग होता है तो उस कंडीशन में ये होता है विल, शल। तो आप यहाँ पर क्या है, आप प्रॉमिस कर रहे हो, ठीक है। किससे प्रॉमिस कर रहे हो? दैट इज साइलेंट इन द क्वेश्चन। तो आप प्रॉमिस कर रहे हो, एक तरीके से दृढ़ संकल्पित हो रहे हो कि मैं इससे तो अच्छा करूँगा भैया अगली बार, राइट। तो दैट इज अ डिटर्मिनेशन। तो क्या आ जाएगा? आई विल ट्राई टू डू बेटर नेक्स्ट टाइम। चलिए, मे क्यों नहीं आएगा? मैंने आपको पहले भी कई अवसर पर बता दिया है, मे का प्रयोग हम लोग करते हैं अनुमति लेने या देने के लिए। तो यहाँ पर किसी प्रकार की अनुमति नहीं है, एबिलिटी की कोई बातचीत नहीं है, भैया मैं कर रहूँगा, राइट। तो इसीलिए भी आपका विल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा,
लुक एट, अच्छा 4 ऑप्शन हम लोगों को आर्टिकल्स इंसर्ट करना है। आर्टिकल्स को भी आप डिटर्मिनर के जैसे बोल सकते हैं। लुक एट डैश शॉप अराउंड द कॉर्नर, लुक एट डैश शॉप अराउंड द कॉर्नर। अच्छा, कौन सी अलवी जलवी या किसी भी शॉप की बात हो रही है क्या? किसी भी रैंडम शॉप की बात हो रही है क्या? नहीं, उस शॉप को देखो जो उस कॉर्नर पे है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रही है, किसी बहुत सारी दुकानों में से जो दुकान वहाँ पर कॉर्नर में है उसकी बात हो रही है, मतलब किसी एक निश्चित दुकान की बात हो रही है। और ये तो सर्वविदित है, अगर कहीं पर भी निश्चितता आ जाती है तो कौन सा आर्टिकल आता है? निश्चितता आ जाती है तो हम लोग द का प्रयोग करते हैं। द का प्रयोग करते तो 2 ऑप्शन तो चले गए, फर्स्ट और फोर्थ। अब बचा क्या है मेरे पास? सेकेंड एंड थर्ड। तो आगे देखते हैं, सेकेंड फिल करेंगे, वैसे ही आपका आंसर आ जाएगा। ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश ऐसा पोर्शन है जिसमें आप बहुत टाइम बचा सकते हैं। तो लुक एट द शॉप अराउंड द कॉर्नर, ठीक है। तो उस दुकान को देखिए जो वो फलाना XYZ है, ये वो दुकान है, ठीक है। दैट इज डैश वन आई वॉज रेफरिंग टू, ये वो मैं इस दुकान के बारे, तो किसी एक निश्चित दुकान के बारे में बात कर रहे थे ना, दैट इज द वन, राइट। किसी एक निश्चित में, ये वही, ये याद है मैं तुमको उसी दुकान के बारे में बता रहा था। तो यहाँ पर क्या है? अ और वन। अच्छा चलिए, अगर हम ऐसे भी देखें, सेकेंड और थर्ड जो है अ और द बचता है, तो अ वैसे भी नहीं आएगा, अ और वन एक साथ नहीं आएंगे। अ का मतलब होता है एक, वन का मतलब होता है एक, तो यहाँ पर वैसा भी सोच लीजिए, तो सेकेंड ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं, सेटबैक डैश क्लॉक। अच्छा, एक सेटबैक होता है जीवन में, कोई झटका लगना, कोई बहुत बड़ी आपका हानि हो जाना, एक सेटबैक का वो भाव होता है। इस वाक्य में क्या भाव निकल रहा है? सेटबैक डैश क्लॉक, इट इज डैश आर टू फास्ट। तो क्या होता है, कई बार घड़ी आगे चलने लगती है, कई बार घड़ी पीछे चलने लगती है। तो इस वाक्य में घड़ी क्या चल रही है? इस वाक्य में घड़ी आगे चल रही है। अच्छा, क्या घड़ियों का नॉर्मल स्वरूप है आगे चलना? नहीं, घड़ी नॉर्मल टाइम पर जो चल रहा होता है उस पर चलती है, पर बाय डिफ़ॉल्ट कोई एक पर्टिकुलर घड़ी होगी जो कि आगे चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सभी घड़ियाँ भैया आगे नहीं चलती है, यूजुअली घड़ी का काम ही यही है कि सही समय बताना। तो यहाँ पर किसी एक निश्चित घड़ी की बात हो रही होगी जो कि आगे चल रही है, राइट। तो थर्ड और फोर्थ तो चले गए, तो ऑप्शन क्या बचा? फर्स्ट और सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड में देखिए, इट इज़ डैश आर। देखिए एच से चालू हो रहा है लेकिन उच्चारण स्वर का आ रहा है, आर बोलते हम, हावर नहीं बोलते हैं, राइट। या जो भी आप और कोई अन्य उच्चारण जो भी आप करते हो, आर बोलते हम, राइट। तो आर मतलब हिंदी के स्वर देखेंगे आप, हिंदी के अगर स्वर आ रहे हैं तो वहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे? वहाँ पर हम लोग एन लगा कर आएंगे। तो फर्स्ट भी आपका चले गया, कि आपका आंसर हो गया सेकेंड। तो अब देख लीजिए, आपको आर्टिकल्स के अभी ऊपर हम लोगों के 3 क्वेश्चन, तीसरा ये फिर से आर्टिकल का ही क्वेश्चन आ रहा है। द इक्वेटर डिवाइड्स डैश पैसिफिक ओशन इनटू डैश नॉर्थ एंड साउथ पैसिफिक ओशन। देखिए मैंने कल भी आपको बताया था, द सन कोई एक यूनिक चीज़ होती है, उसी प्रकार कोई ओशन का नाम होता है, डायरेक्शन होती है, द फर्स्ट, इस तरीके की चीज़ें होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ओशन के नाम के आगे, सी के नाम के आगे, इन सब के आगे द आता है, तो द आएगा, तो आपका फर्स्ट और फोर्थ चले गए। अब यहाँ पर आगे भी देखें तो नॉर्थ दिशा बता रहा है, तो वो दिशा के साथ भी द का, ये नॉर्मल सिंपल आपका रूल है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा ऐसा लॉजिक है नहीं। 7th क्वेश्चन देखते हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज डालना है। देखें, वी वर एबल टू कंप्लीट द टास्क डैश द लोकल्स। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको समझाना चाहूँगी, किसी भी नॉर्मल वाक्य की संरचना कैसी होती है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो होता है जो कोई क्रिया क्रियान्वित करता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस पर वो क्रिया या जिस पर वो क्रिया होती है, राइट। तो नॉर्मल अगर आपने एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़ा है तो एक्टिव वॉइस में क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में क्या होता है? वर्ब आ जाता, ऑब्जेक्ट आ जाता है सब्जेक्ट के स्थान पर।
ठीक है, ये मैंने लॉजिक क्यों दिया, क्योंकि ये 7th और 8th क्वेश्चन में आपका ये वाली चीज़ लग रही है। ठीक है, और एक्टिव वॉइस से जब हम पैसिव वॉइस में जाते हैं तो हम बाय का प्रयोग करते हैं। चलिए, वी वर एबल टू कंप्लीट द टास्क, तो कोई पर्टिकुलर टास्क होगी, वो टास्क कंप्लीट कर पाए। कौन कंप्लीट कर पाए? लोकल की हम, लोकल्स मतलब वहाँ पर जो रहने वाले आसपास के लोग होते हैं उनको हम यहाँ पर द लोकल्स का मतलब ये निकलता है जो वहाँ पर आसपास के रहवासी थे वो। तो कौन कंप्लीट टास्क कर पाया? हम। ठीक है, तो हम जो है कोई निश्चित टास्क थी उसको कंप्लीट कर पाए, किसकी मदद से? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? विथ द हेल्प। ठीक है, अंडर का चीज़ होता है किसी चीज़ के नीचे, द कैट इज़ अंडर द टेबल, तो अंडर आएगा नहीं। इन का प्रयोग किसी चीज़ के अंदर, कल एक क्वेश्चन आया था, मैसूर इज़ इन कर्नाटका, तो इन आएगा नहीं। अब बचता था आपका बाय और विथ। ये वाक्य मैंने आपको जो अभी थोड़ी देर पहले लॉजिक दिया, ये वाक्य आपका सिंपल एक्टिव वॉइस में है। कैसे पता? कौन क्रिया कर रहा है? हम। तो वो हम कहाँ पर है? वाक्य की स्टार्टिंग में है। वाक्य की स्टार्टिंग में है मतलब ये एक्टिव वॉइस है, मतलब बाय का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? विथ आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब यही 8th क्वेश्चन है। देखिए, मैं 7th और 8th को एक साथ दिखाने की कोशिश करती हूँ। अब देखिए, द टेररिस्ट वर किल्ड डैश द कमांडोज। तो यहाँ पर क्या है? टेररिस्ट ने मारा है कि टेररिस्ट मरे हैं? टेररिस्ट ने मारा है कि टेररिस्ट मरे हैं? टेररिस्ट मरे हैं और मारने वाला कौन है? कमांडोज है। तो यहाँ पर अगर एक्टिव वॉइस होता तो क्या होता? द कमांडोज किल्ड द टेररिस्ट, ये होती है आपकी एक्टिव वॉइस की संरचना। पर ये वाक्य क्या है? ये वाक्य आ गया आपका पैसिव वॉइस में। ठीक है, जैसे आई लाइक हिम, ये हो गया एक्टिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस क्या होएगा? ही इज लाइक्ड बाय मी, राइट। तो ये आपका पैसिव वॉइस है, द टेररिस्ट वर किल्ड बाय द कमांडोज। एक्टिव वॉइस क्या हो जाएगा? द कमांडोज किल्ड द टेररिस्ट इन अ फियर्स गन बैटल। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? चूंकि ये वाक्य आपका पैसिव वॉइस में है, फलस्वरूप यहाँ पर क्या आ जाएगा? बाय आ जाएगा। बाय का मतलब होता है के द्वारा। ठीक है, टेररिस्ट को कमांडोज के द्वारा मारा गया। चलिए 9th देखें हम। 9th वाला आपको देखने को मिला होगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सिंटेक्स नाम से आपको बुक में ये चैप्टर मिलेगा। द स्टीरियो कॉस्ट मी 7 रुपीज़। देखिए, पहली चीज़ थाउजेंड्स, सेकेंड वाला ये शब्द लिखने की शैली गलत है। चौथा भी चला जाएगा। चौथा क्यों चला जाएगा भैया? चौथा इसलिए चला जाएगा क्योंकि अगर मान लीजिए वाक्य ऐसा लिखा होगा, थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ वर वेस्टेड, हज़ारों में रुपए जो है व्यर्थ में गए, तो चौथा भी लिखने की शैली गलत है। अब ये जो वाक्य है 7,000, कौन सा आंसर आएगा? थर्ड। थर्ड क्यों आएगा भैया? 7,000 एक इकाई है। 7,000 आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है रुपीज़। तो रुपीज़ क्यों लिखा है? क्योंकि 7,000, तो 7,000 एक इकाई है, तो 1000 में यहाँ पर एस नहीं आएगा। यहाँ पर 7,000 हो, 80,000 हो, कितना भी 1000 हो, उसमें एस नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई न्यूमरिक फिगर नहीं है तो क्या हो जाएगा? थाउजेंड्स ऑफ रुपीज़ आई हैव स्पेंट ऑन माई ब्रदर्स मैरिज, हज़ारों में मैंने या लाखों में मैंने अपने भाई की शादी पर खर्चा किया है। ये आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या सिंटेक्स के चैप्टर में देखने को मिलेगा। अगला है आपको टेंस के बारे में है। ये बहुत भोले भोले क्वेश्चन है। यस्टरडे लिखा है, यस्टरडे मतलब क्या? से पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है। टुडे मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। यस्टरडे लिखा है मतलब पास्ट इंडेफिनिट। तो पहली चीज़ देखिए, सेकंड आएगा नहीं, हैव है जो कि प्रेजेंट है, वो एलिमिनेट हो गया। चौथा आएगा नहीं क्योंकि वो भी प्रेजेंट है। हैड का प्रयोग कब आता है? जब दो घटनाक्रम हो। क्या इस वाक्य में दो घटनाक्रम है? दो घटनाक्रम नहीं है भैया, तो क्या हो जाएगा? थर्ड भी चला गया। तो आपका आंसर क्या हो गया? फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द मेट्रो इज डैश टू माई हाउस। चलिए, ये कल भी आया था, है ना? मैंने आपको बताया था
ER का प्रयोग कब आता है? ER का प्रयोग, जैसे नियरर लिखा है, क्लोजर लिखा है, ER का प्रयोग कब होता है? ER का प्रयोग तब होता है जब तुलना होती है। क्या यहाँ पर मेट्रो और मेरे घर के बीच में तुलना हो रही है क्या? किसी प्रकार की तुलना नहीं है। जैसे राम इज़ टॉलर देन श्याम, तो ER आ गया। तो यहाँ पर जो मैंने आपको एग्जाम्पल वर्बल बोल के बताया, तो यहाँ पर राम और श्याम की तुलना हो रही थी। क्या इस वाक्य में तुलना हो रही है क्या भैया? तुलना नहीं हो रही है, तो फर्स्ट और फोर्थ चला गया। ठीक है, ING आएगा नहीं। ठीक है, नियरिंग ऐसा शब्द नहीं, तो क्या हो जाएगा? जो मेट्रो है वो मेरे घर के, इट इज़ नेक्स्ट टू माई हाउस। फिर से देखिए एक क्वेश्चन आया है क्वेश्चन टैग का। कल भी एक पेपर में आपको क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया था। अपन फिर से देखें। चलिए, द बॉय डिडंट नो द विजिटर्स नेम। अपने को इतना पूरा पढ़ना ही नहीं है क्वेश्चन टैग में, फट फट। सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होता है। तो डिडंट लिखा है मतलब क्वेश्चन टैग क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। आपको तो पूरा पढ़ने की भी वाक्य की ज़रूरत नहीं है, एक ही थर्ड आपका ऑप्शन है जो कि पॉजिटिव है। बाकी सब इजंट, वॉजंट, डिडंट, ये सब नेगेटिव है। तो आपको पता है अगर सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव आता है। पर चूंकि यहाँ पर जो सेंटेंस है वो नेगेटिव है, डिडंट शब्द का प्रयोग है, तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव आएगा। आपका आंसर आ जाएगा थर्ड। चलिए अगला अगला देखते हैं। मिल्टन, ये चलिए मैं यहाँ पर आपको इसको समझाती हूँ कि यहाँ पर ये भी आपको सब्जेक्ट वर्ब देखने को मिलेगा। ये जो दो कॉमा लगे हुए हैं, एक यहाँ एक यहाँ, इसका मतलब क्या होता है कि ये दो कॉमा के बीच में जो लिखा है वो भी पहले वाले के बारे में बात कर रहा है, और जो कॉमा के बाद में लिखा हुआ है वो भी पहले वाले के बारे में बात कर रहा है। तो मिल्टन, कौन मिल्टन? मिल्टन, तो यहाँ पर जो कॉमा के बीच में लिखा है वो मिल्टन के बारे में बता रहा है। क्या था, कौन था मिल्टन? वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट्स। तो एक तो मिल्टन के बारे में बता दिया, वो मिल्टन क्या था? वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट्स था। और दूसरी चीज़ क्या बताई? दूसरी चीज़ ये बताई भैया कि मिल्टन क्या था? ब्लाइंड था। तो ये चीज़ यहाँ पर एक रूल है, यहाँ पर आप इसे याद रखें, आपको आगे भी कई अवसर पर ये काम आएगा कि जब कभी भी दो कॉमा लगे हों तो जो दो कॉमा के बीच में हो वो भी कॉमा के पहले जो लिखा है उसके बारे में बता रहा है, और जो पीछे लिखा हुआ है वो भी कॉमा के आगे वाली चीज़ के बारे में बता रहा है। चलिए, ये कहाँ देखने को मिलेगा? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सिंटेक्स में आपको इजीली देखने को मिल जाएगा, और आपको कंजंक्शन में भी देखने को मिल सकता है। डिड यू अंडरस्टैंड, पंचुएशन वापस से आ रही है। डिड यू अंडरस्टैंड वाई आई वॉज अपसेट? क्या आप समझे? हिंदी में मैं आपको करके बता रही हूँ, क्या आप समझे कि मैं क्यों अपसेट था? ठीक है, तो आप सामने वाले से क्या कर रहे हो? सामने वाले से आप पूछ रहे हो कि क्या आप समझे कि मैं क्यों अपसेट था। तो पहली चीज़, पहला नहीं आएगा क्योंकि वाक्य प्रश्न पूछ रहा है, पूर्ण विराम नहीं आएगा, पहला चला गया। अच्छा, ये कैसा वाक्य हुआ? क्या आप समझे कि मैं क्यों अपसेट था? तो ये एक तरीके का कंपाउंड सेंटेंस है। ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस है। तो डिड यू अंडरस्टैंड, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क जो थर्ड और फोर्थ है वहाँ पर बीच में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये कंपाउंड, क्या आप समझे कि मैं आपसे क्यों नाराज़ था, तो आप प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ लगाएंगे? हिंदी की संरचना में भी अंत में लगाएंगे। ठीक है, वैसे तो थर्ड और फोर्थ सेम है, पर अगर कोई मुझे ये बोले कि मैडम वहाँ स्मॉल w है, नीचे कैपिटल W है, तो भैया कैपिटल W वैसे भी पूर्ण विराम के बाद आता है, और मैंने आपको बता दिया कंपाउंड सेंटेंस है तो प्रश्नवाचक चिन्ह अंत में आएगा, फलस्वरूप आपका जवाब हो जाएगा सेकंड। चलिए, फिर से वही भोली बात आ रही है, एंड है। ठीक है, अपने को तो यही चीज़ें पकड़ना है जो मैं आपको वाक्य में दिखाना चाह रही हूँ, आप वो देखना सीख जाएंगे, आप फटाफट स्कोर करेंगे। एंड कैसा कंजंक्शन है भैया? पहले भी सेम चीज़ आएगी, बाद में भी सेम चीज़ आएगी, मतलब जैसा टेंस आगे वैसा टेंस पीछे। चलिए, अच्छा, आई के साथ क्या होता है? आई के साथ हैज़ आता है कि हैव आता है? आई के साथ हैव आता है ना, मतलब आई के साथ प्लूरल वर्ब आती है जनरली। अच्छा, कल मैंने आपको बताया था क्रिया के साथ एस और ईएस लगने से क्रिया क्या हो जाती है? क्रिया सिंगुलर हो जाती है। पर आई के साथ हम कैसी क्रिया लगाते हैं? प्लूरल लगाते हैं, मतलब फलस्वरूप पहला तो एलिमिनेट हो गया, क्योंकि आई के साथ क्या आएगा? लुक आएगा। ठीक है, या लुक्ड आएगा या कुछ और आएगा, लेकिन लुक्स तो नहीं आ सकता, तो पहला चला गया। आई डैश बैक एंड डैश अ गोट चेजिंग मी।
देखिए सेकेंड ऑप्शन भी नहीं आएगा, क्यों? लुक प्रेजेंट है और सीन पास्ट जो है थर्ड फॉर्म, और सेकेंड सी सॉ सीन थर्ड फॉर्म है, तो एंड है, तो एंड के आसपास समान बातचीत है, तो इधर लुक लिखा है जो कि फर्स्ट फॉर्म है, उधर सीन लिखा है जो कि थर्ड फॉर्म है, सेकेंड भी चला गया। ठीक है, अब फोर्थ भी चला जाएगा भैया, आईएनजी लगाना है, चलो तुमको लगाना भी है, वैसे सीइंग शब्द नहीं होता, चलो लगाना भी है आईएनजी। आई वॉज लुकिंग, आई एम लुकिंग, ऐसा कुछ आएगा ना, सीधा तो आईएनजी नहीं आता ना, तो चौथा भी चला गया, आपका आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा, और जो मैंने बोला वो लॉजिक लग रहा है, देखो लुक्ड लिखा है वो भी पास्ट है, सी नहीं लिखा है, सॉ लिखा है वो भी पास्ट है, तो जो लॉजिक मैं आपको दे रही हूँ वो बिल्कुल लागू हो रहा है, और बहुत सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं। चलिए अगला अपने को वर्ब इंसर्ट करना है। 16th क्वेश्चन, देयर डैश अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ हैपनिंग अराउंड अस, तो क्या है? एक्टिविटी, किसी एक एक्टिविटी की बात हो रही है कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ की बात हो रही है? एक्टिविटीज़ मतलब बहुवचन की बात हो रही है ना। अब बहुवचन की बात हो रही है तो क्रिया भी कैसी आएगी? क्रिया भी बहुवचन में आएगी। अच्छा, यहाँ पर इज, हैज़, वॉज, क्या ये बहुवचन में है भैया? ये बहुवचन में है नहीं, तो हमको ये देखना है कि वाक्य में बात किसकी हो रही है। एक एक्टिविटी की नहीं हो रही थी, एक्टिविटीज़ की हो रही थी, फलस्वरूप आपका आंसर है आर। अगला करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस आपको डालना है, लुक एट दोज क्लाउड्स। ठीक है, तो बादल जब मेघ बनकर आते हैं या बादल बनकर आते हैं तो उसको देखने की बात हो रही है। इट डैश टू रेन। अच्छा, अगर हम किसी को बोलेंगे देख भाई यार वो तो इतने बादल बने हैं, तो क्या बारिश होने वाली होगी ना, राइट? चलो चौथा चले जाएगा, चलो आईएनजी भी लगाना है, तो इज एम आर वॉज वर कुछ आता तो चौथा चला गया। पास्ट में बातचीत नहीं होगी, पास्ट में बारिश हो रही होती तो फिर हम बादल क्यों दिखा रहे थे? बारिश होने वाली है या बारिश हो सकती है। ठीक है, इट इज गोइंग टू रेन। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। चलिए 18th आपका कैंसिल कर दिया गया है था। नेक्स्ट अपन आते हैं 19th पर। वापस से देखिए, ये आपका चौथा क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन हम आर्टिकल्स के ऊपर करके आए, ये चौथा है। वी मेड डैश प्लान टू वॉच डैश फिल्म ऑन संडे। ठीक है, तो हमने क्या है, हमने कोई एक निश्चित प्लान बनाया था कि हमने कोई एक प्लान बनाया था? हमने कोई एक प्लान बनाया था। अच्छा, अगर आगे भी फिल्म है तो फिल्म का फिर नाम होता कोई निश्चित, अगर वाली बातचीत हो जाती तो हमने क्या है, हमने एक प्लान बनाया है, तू चलेगा क्या भाई मेरे साथ? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमने एक प्लान बनाया, मतलब अ आएगा, मतलब थर्ड फोर्थ चला गया। अब अपन देखें, अब अपने पास सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड में सेकेंड ऑप्शन क्या है? ए और एन। फिल्म है, एन आएगा नहीं, एन का प्रयोग हम लोग स्वर के साथ करते हैं, आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट। चलिए देन ये भी आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में देखने को मिल जाएगा। 20th क्वेश्चन, ये क्या है? 20th क्वेश्चन है, अ क्राउड ऑफ पीपल, आपको बताना है कि गलती कहाँ है। अ क्राउड ऑफ पीपल गैदर्ड टू वॉचिंग द क्रिकेट मैच। देखिए क्रिया किसके अनुसार आती है? ऑफ के पहले। ऑफ के पहले क्या है? अ, तो यहाँ पर क्रिया सिंगुलर आएगी, वो सही है। टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है इन्फिनेटिव। ठीक है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जो बच्चे मुझसे पढ़ चुके हैं, जो नहीं पढ़े हैं यूट्यूब पे ये वीडियो के माध्यम से सुन रहे हैं, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव कहलाता है। क्रिया चैप्टर में आप पढ़ेंगे, तो टू के बाद वॉचिंग नहीं आएगा, टू वॉच आएगा। तो आपका यहाँ पर आपको केवल गलती वाला सेंटेंस बताया, क्यों गलत है और उसमें क्या गलती है ये मैं आपको बता रही हूँ। टू के बाद वॉचिंग नहीं आएगा, इन्फिनेटिव है, टू के बाद वॉच आएगा। अगला ऑपरेट, उपसर्ग लगाना है। प्रत्यय को भी कल को प्रत्यय का भी इसमें मतलब सफिक्स का भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ऑपरेट का कोऑपरेट, दैट्स अ बेसिक थिंग। चलिए 22वां, प्रोग्रेसिव टेंस बोलते हैं, कंटिन्यूस टेंस बोलते हैं, बात वही होती है। अच्छा, कंटिन्यूस टेंस है तो पहला तो चला जाएगा, इज एम आर वॉज वर, इन सब के बिना आएगा नहीं। ठीक है अब हम देखें रियल एस्टेट प्राइजेज। ठीक है, तो क्या हो रहा है, प्राइजेज की बात हो रही है ना, कीमतें, प्राइजेज, इज भी नहीं आएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? विल भी नहीं आएगा, है ना। नहीं तो अपन बोले कि आज हम जनरल बात कर रहे हैं, और विल, अच्छा वो भी क्यों नहीं आएगा, मैं थर्ड का और बता देती हूँ। मॉडल, जिन्होंने ढंग से पढ़ा है वो इस चीज़ मेरा लॉजिक समझ पाएंगे। मॉडल, मॉडल के बाद वर्ब का फर्स्ट, विल हो गया मॉडल,
मॉडल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, बी आ गया, लेकिन बी के बाद क्या आता है भैया, बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, आईएनजी आ पाएगा क्या, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड आ जाएगा। चलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाना है तो भैया ऑप्शन ही देख लो, है ना, आपका दूसरा और तीसरा तो वैसे ही चला जाएगा, आईएनजी तो मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, बचा फर्स्ट और फोर्थ। अब किरण एंड सुमेरा कितने लोग हैं, एक या दो, दो, दो मतलब एक से अधिक, एक से अधिक मतलब क्या भैया, एक से अधिक मतलब बहुवचन, बहुवचन मतलब अगर मेरा सब्जेक्ट बहुवचन है तो मेरी क्रिया भी बहुवचन आएगी। आपको लिख लीजिए, मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ, एस लगने से क्रिया एक वचन हो जाती है ना, तो क्रिया एक वचन बनाना है कि बहुवचन, बहुवचन मतलब एस लगाना है क्या, एस नहीं लगाना है, आपका आंसर क्या आ गया, फर्स्ट। अगला, आई फेल्ट डैश, तो सिक्योर का क्या होता है, इनसिक्योर होता है, ठीक है, इसमें नथिंग मच टू से। द डैश अबोर्ड द क्राफ्ट वर वेरी फ्रेंडली, अबोर्ड मतलब कहीं पर हम जाते हैं, जैसे ट्रेन में एक साथ जो हमको लोग मिलते हैं या कहीं पर, तो यहाँ पर एयरक्राफ्ट में जो लोग हम मिलते हैं, तो जिन्होंने भी सफ़र किया, तो एयरक्राफ्ट में जो वहाँ पर सदस्य होते हैं उनको हम एम्प्लॉई स्टाफ ऐसा नहीं बोलते हैं, उनको हम लोग क्रू मेंबर्स बोलते हैं, राइट। तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपको मिलेगा कलेक्टिव नाउन में, आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि एयरक्राफ्ट में जो लोग होते हैं उस टीम को हम लोग क्रू बोलते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, कल हम मिलेंगे दूसरे पेपर के साथ, ठीक है। आई होप आपको ये जो मैं आपको बताती जा रही हूँ ये आपको समझ में आ रहा है, राइट। ये मैंने आपको फिर से मैं बता देती हूँ, ये 28 अप्रैल का आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। कल हम लोग फिर मिलेंगे दूसरे किसी पेपर के साथ जो व्यापम ने कंडक्ट कराया। आपके कुछ डाउट्स हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो एंड सब्सक्राइब। दैट इज़ इट फॉर नाउ, थैंक यू सो वेरी मच।